जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अमित और बात करेंगे आज बायोलॉजी के एक सबसे शानदार टॉपिक के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विज्ञान भाई बजाज के अंतर्गत में, जो आज विभिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आपके समक्ष जो दी जा रही हैं, उनको कृपया गहराई से अध्ययन करें। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी जल्द ही एक दो टीचर और बुलाएंगे हम, जिसमें आपको मैथ और बायोलॉजी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, और केमिस्ट्री साथ साथ अन्य विषय भी हम आपके सामने पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो हमने मोनेरा जगत के बारे में बात की थी, प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हमने एक कोष के जीवों को रखा गया है और यूकैरियोटिक थे। ठीक है, यूकैरियोटिक थे। दोस्तों, एक बात आती है यहाँ पर कि सर मोनेरा जगत के अंतर्गत ही एक कोष के जीव आए थे, तो इनको उठा के वहां क्यों नहीं रख दिया गया? ये बात पॉइंट में रखने वाली बात है। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो हमने बात भी कर ली थी मोनेरा जगत के बारे में, लेकिन बात इसमें यहाँ पे आती है ना कि दोस्तों कि मोनेरा जगत के अंतर्गत भी एक कोष के जीव थे। ठीक है, एक कोष के जीव थे, परंतु सर आपने यहाँ पे भी एक कोष के रख दिए और यहाँ पे भी एक कोष के रख दिए। डिफरेंट एक ही है कि यहाँ पर जो एक कोष के वो यूकैरियोटिक है और यहाँ पर जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे। कौन से थे? प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, यहाँ पे जो जीव रखे गए थे वो प्रोकैरियोटिक थे और यहाँ पर जो जीव रखे गए वो यूकैरियोटिक है। अगर आपको ये डिफरेंट पता नहीं है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, चलिए छोटी छोटी चीजों को हम साथ में लेके ही चल रहे हैं। देखिए, सेल्स होती हैं दो प्रकार की। यूकैरियोटिक मैंने यू के दिखा दिया, ये और यहाँ से दिखा दिया प्रो, पी मतलब प्रोकैरियोटिक। ठीक, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी फॉर्म में पड़ा रहता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंतर्गत पड़ा रहता है। यानी कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंतर्गत ये जेनेटिक मटेरियल है और ये न्यूक्लियस के अंतर्गत पड़ा रहता है। ये है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंतर। इसी वजह से इसको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रख दिया गया है। अब इस समूह में कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से प्राणी आते हैं, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, इस समूह के अंतर्गत हमारे क्राइसोफाइट और डायनोफ्लाजेलेट और यूग्लिनोनाइट और अपांग जो कोशिकाएं होती हैं प्रोटोजुआ, इसके अंतर्गत जो आते हैं, तो विभिन्न प्रकार की यही चीजें आती हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो सब जीव जो है ना, ये जो समूह है, इसके अंदर भी जीव होते हैं और जो जीव रखे गए हैं वो ये कैसे हैं? जलीय हैं। ठीक है, ये कॉमन फैक्ट है यहाँ पे कि जितने जीव हैं वो सभी के सभी जलीय हैं, न कि स्थलीय हैं। सिर्फ के सब जलीय हैं और संगठित केंद्रक है। संगठित केंद्रक मैंने बता दिया कि इसमें केंद्रक पाया जाता है और भली भांति प्रकार से ये डेवलप होते हैं। इनकी कोशिकाएं भी डेवलप होती हैं, यानी कि अन्य कोशिका भी पाई जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, जैसे डीएनए हो गया आपका, वो तो हो ही गया, और माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, विभिन्न प्रकार की चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती है। जैसे कोशिका भित्ति भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या पाया गया था? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत सिर्फ न्यूक्लियस पड़ा था और वो भी जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा था। ठीक, जेनेटिक जितना मटेरियल था वो ऐसे ही पड़ा गया। सेल्स होती एक सिंगल सेल थी ऐसी नॉर्मली। ठीक है, और इनके जो अंतर्गत है वो जितने जीव है वो उनमें जी क्या पाया जाता है कि कोशिका जो कशाप पाए जाते हैं वो पेशाब भी पाए जाते हैं। कशाप और पेशाब का मतलब आपको बता दे रहा हूँ, जो आगे की ओर होते हैं, यानी कि एक सेल हो गई, जो यहाँ से एक धागा निकलता है, धागा नुमा स्ट्रक्चर, और ये धागा नुमा स्ट्रक्चर निकलता है। मान लीजिए इससे आगे का है तो ये इससे पीछे का है। एक मिनट,
देखिए, चलिए, जो कोशिका जो मैंने बताई है, इसमें जो फ्लैजेला यानी कि कसाब जो है वो आगे का हिस्सा ये मान लिया मैंने और पीछे का हिस्सा ये मान लिया। तो आगे वाला हिस्सा इसे बोलते हैं कसाब और पीछे वाला होता है इसे कसाब, ठीक है। तो ये चीजें मान लीजिए, और ये चीजें होती हैं। और जो उनका रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। वो रिप्रोडक्शन होता है अलैंगिक, लैंगिक और कोशिका संलयन और युग्मन यानी कि जाइगोट के द्वारा होता है, ठीक। इनके कई जीव जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है फिर से एक बार फिर से ट्राई करते हैं समझने का। जो हाँ जी, फिर से एक बार ट्राई करते हैं समझने का और प्रयास करते हैं। देखिए, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हमने एक कोशिकीयों और यूकैरियोट को रखा है, यूकैरियोट को रखा है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक कोशिकीय है, यूकैरियोट है, और इसके जो समूह है वो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनोइड और अपांग कोशिका, कवक और प्रोटोजोआ, ये इसमें समूह है। और इसके अंतर्गत अन्य जीव आते हैं। हम इसको एक एक करके आपको भली भांति से पढ़ाएंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जलीय होते हैं। सबसे पहली बात, ये संगठित केंद्रक इसमें पाया जाता है। अन्य कोशिका अंग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, अन्य जो कोशिका अंग होते हैं वो पाए जाते हैं इसमें। कुछ में कसाब पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कवक जो होता है इसमें अपांग होता है, इसमें कोई अंग नहीं होता है, सिर्फ कोशिका ही पाई जाती है जी। इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलैंगिक होता है और लैंगिक भी होता है। कोशिका संलयन पाया जाता है, जाइगोट भी इसके रिप्रोडक्शन करते हैं। और कुछ में प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं कुछ जीव, और कुछ जीव होते हैं अप्रकाश संश्लेषी जो मतलब सुकोशी भी होते हैं, और कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं और कुछ प्रकोशी भी होते हैं। अन्य जीव इसके अंतर्गत आते हैं भिन्न भिन्न वर्ग के। बात करते हैं सबसे पहले इस समूह के बारे में जिसका नाम है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट जो जीव है वो समूह है, उसके अंतर्गत एक शैवाल आता है जिसका नाम है डायटम। शैवाल ये सुनहरे रंग का होता है, ठीक है। ये स्वच्छ जल यानी लवणीय, यानी कि समुद्री जो जल होता है उसे लवणीय बोलते हैं। यानी कि लवण क्या होता है आपने पढ़ा होगा उसमें कि जो नमक है वो एक लवण है, ठीक है। तो ये लवणीय जल में रहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति होती है वो सिलिया की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिया की बनी होती है। और जो डायटम जब ये भली भांति से अपना परिपक्व होकर मर जाता है यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो इसकी जो मृदा होती है उसी मृदा में क्या होता है कि वो मृदा पॉलिश के काम में आती है, और वो तेल में काम में आती है, और सिरप बनाने में काम में आती है। जाहिर है कि आप इन चीज़ों को भली भांति से समझ चुके होंगे मेरे दोस्तों। और अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात कर लेंगे, डाइनोफ्लाजेलेट के बारे में। मेरे दोस्तों, जाहिर है इस चीज़ को आप बहुत भली भांति से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है और अच्छे पढ़ाने का तरीका अगर मेरा तो अभी नॉर्मल है, अगर मैं एक्सपीरियंस होता रहा मेरा, तो मैं आपके लिए और अच्छी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।